नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तानी उच्चायोग के 16 कर्मचारी जासूसी में शामिल। पकड़े गए कर्मचारी महमूद अख्तर का खुलासा, सेना और बीएसएफ की तैनाती की जुटा रहे थे जानकारी। कश्मीर में स्कूलों के बाद अब अधिकारियों पर निशाना। शोपियां में जिला शिक्षा अधिकारी के घर आग, फायरिंग के चलते पास सीमावर्ती इलाकों में 400 से ज्यादा स्कूल बंद। भारत में आईएस के खतरे से सचेत रहें अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। धार्मिक स्थलों, बाजारों और उत्सव वाली जगहों से दूर रहने की सलाह। उम्मीदवारों की शिक्षा जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है नामांकन। मोसल में 2 साल बाद घुसी इराकी सेना। कुकजाली में सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जा। इराक के प्रधानमंत्री आबादी की आईएस आतंकियों के आत्मसमर्पण की चेतावनी। जासूसी मामले में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के निष्कासित कर्मचारी महमूद अख्तर ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। अख्तर ने बताया कि उच्चायोग के कई और कर्मचारी भी इस कड़ी में शामिल हैं जो भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। महमूद अख्तर जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत से निष्कासित किए गए पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी अख्तर ने पूछताछ में बताया कि उसके अलावा 16 और कर्मचारी जासूसी रैकेट में शामिल हैं। महमूद ने खुलासा किया है कि ये लोग सेना और बीएसएफ की तैनाती से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। इन लोगों ने जानकारी के लिए कई अहम क्षेत्रों के लोगों से संपर्क बनाया। जानकारी की एवज में इन कर्मचारियों को लगातार पैसा पहुंचाया जाता रहा है। जांच एजेंसियां महमूद के इस दावे की छानबीन कर रही हैं। अगर ये दावे सही निकले तो पुलिस मामले को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिख सकती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा अख्तर को गोपनीय दस्तावेज और सूचना देने वालों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। महमूद अख्तर को पिछले महीने गोपनीय दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था को निशाना बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार रात इस कड़ी में एक शिक्षा अधिकारी के घर को निशाना बनाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की तरफ से हो रही गोलीबारी के मद्देनजर प्रशासन ने 400 से ज्यादा स्कूलों को 2 दिन तक बंद रखने का आदेश दिया है। घाटी में स्कूलों को निशाना बनाने के बाद अब शिक्षा अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार देर रात शोपियान जिले में अज्ञात लोगों ने एक जिला शिक्षक अधिकारी के घर में आग लगा दी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के घर पर हमले का ये पहला मामला सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई ठप पड़ी है। इनमें कठुआ जिले में 62, सांबा में 45, जम्मू क्षेत्र में पढ़ने वाले 174, राजौरी में 30 और पुंछ जिले में 84 स्कूल बंद हैं। केंद्र ने राज्य सरकार को कहा है कि 4 महीने से बंद पड़े स्कूलों को जल्द से जल्द दोबारा खोलने की कोशिश की जानी चाहिए। स्कूलों में आगजनी के मामले में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की बताई है। यह इशू स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। लॉ एंड ऑर्डर का उन्हीं को देखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और क्यों हुआ ऐसा, कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट ठीक करेगी। सोमवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को स्कूलों में सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस साजिश के आरोपियों को सजा देने की बात भी कही थी। कश्मीर घाटी में कम से कम 27 स्कूलों में आगजनी की वारदातें हुई हैं और घाटी में 9 जुलाई से स्कूल कॉलेज भी बंद हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा 14 नवंबर और 10वीं की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। विपक्षी दल और अलगाववादी इसका विरोध कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को हुई भीषण गोलीबारी में 8 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 चौकियों को तबाह कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक करके सीमा पर हालात का जायजा लिया। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर सीमा पार गोलीबारी को लेकर विरोध जताया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मंगलवार को सांबा, जम्मू, पुंछ और राजौरी में जबरदस्त फायरिंग की। इसमें 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा मौतें सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में हुई। यहां 6 लोग गोलीबारी के शिकार हुए। राजौरी जिले के मंजाकोट में 2 महिलाओं की मौत हुई। पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए और मशीन गन से फायरिंग की गई। आज जो है ये लोग हैवी मोटर का इस्तेमाल करते हुए हमारे फॉरवर्ड लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं और हम भी जो है इक्वल मेजर में अप्रोप्रिएट रिस्पांस इनको दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इनको हिट करेंगे जहां इनको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। सेना और बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश होती है। बीएसएफ ने आतंकी गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की निंदा भी की। हाँ, ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 12 नागरिकों समेत 18 लोगों की जान जा चुकी है। 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लगातार हो रही गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो जान बचाने की कोशिश में हैं। सीमाई इलाकों के 174 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सुबह से ही हैवी शेलिंग कर रहा है और हैवी मोटार शेलिंग यहाँ पे हो रही है और बुलेट्स तक लोगों के घरों तक आई हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना भी बहुत मजबूर हो गया है। इस समय हालात बहुत खराब हैं। अभी भी फायरिंग चल रही है सर, अभी भी देखो आप भी सुन सकते हैं सर, इस समय लगातार फायरिंग चल रही है सर। भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ भी खासा नुकसान हुआ है। सेना ने दावा किया कि नौशेरा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि फायरिंग में उसके 6 नागरिक मारे गए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी दूतावास ने भारत आने वाले अपने देश के नागरिकों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है। दूतावास ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। एडवाइजरी में भारतीय मीडिया के हवाले से आईएसआईएस के हमले की आशंका जताई गई है। अमेरिका ने भारत में आतंकी संगठन आईएस का हमला होने की चेतावनी दी है। उसने भारत में मौजूद अपने नागरिकों को सावधान रहने और खुद की उच्च स्तरीय सुरक्षा बरतने के लिए कहा है। अमेरिकी दूतावास की ओर से मंगलवार को जारी एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी के मुताबिक आतंकी भारत में पश्चिमी देशों के नागरिकों के बीच लोकप्रिय जगहों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों को धार्मिक स्थलों, बाजारों और उत्सव आयोजन के स्थलों से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिकी दूतावास ने ये चेतावनी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जारी की है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 सितंबर 2016 के अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई विश्वव्यापी चेतावनी का पालन करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भोपाल जेल से फरार सिमी के 8 आतंकियों की मुठभेड़ में मारे जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों से 6 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री ने सुरक्षा चूक की बात कबूल की है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने सिमी आतंकियों की मुठभेड़ में मौत पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की किसी भी कार्रवाई पर हमेशा शक करने की आदत खत्म होनी चाहिए। जेल ब्रेक मामले में शहीद हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, लेकिन इनके लिए आसमान सर पे उठाने की कोशिश हो रही है और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए।
We should stop this habit of raising doubts and questioning the authorities and the police. This is not a good culture. Facts will come out. मुख्यमंत्री ने शहीद हेड कांस्टेबल के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री कुसुम महदेले ने सुरक्षा चूक की बात मानी है। जेल प्रबंधन में ने प्रयास तो किया है, लेकिन अब कोई चूक तो हुई है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। उधर मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के परिजनों ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, तो कांग्रेस और वाम दल समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। एनआईए जांच एनकाउंटर की करे, जेल से कैसे भागी इसकी जांच वो क्यों करेगी एनआईए? उसकी जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। हम सरकार ने जो बयान दिया राज्य सरकार ने, उसको मान नहीं सकते हैं। ये गंभीर बात है कि 8 लोगों को इस तरह कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह सकते हैं हुआ है। इसके बारे में न्यायिक जांच की जरूरत है। भोपाल सेंट्रल जेल से सुरक्षा गार्ड की हत्या कर सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों को कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। राज्य सरकार ने लापरवाही के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से हुई मुलाकात ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की बहस को तेज कर दिया है। इस मुलाकात को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुलायम सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर 2 घंटे तक चली इस बैठक में राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी मौजूद थे। पीटीआई के मुताबिक इस मुलाकात से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी की। प्रशांत किशोर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के रणनीतिकार भी रह चुके हैं। पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जेडीयू नेता केसी त्यागी, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह से भी मुलाकात की थी और पार्टी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 5 नवंबर को लखनऊ आने का न्योता भी दिया था। फिलहाल दोनों ही दलों की तरफ से इस बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। और खबरें लगातार जारी है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने पृथ्वीराज सिंह और पुखरेम शरदचंद सिंह की एक दूसरे के खिलाफ दायर अपील में यह फैसला दिया। दोनों ने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस AR दवे और L नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि शैक्षिक योग्यता की सही जानकारी देना उम्मीदवारों का कर्तव्य है और इसकी जानकारी मतदाताओं का मौलिक अधिकार। पीठ ने यह भी कहा कि इस बारे में किसी तरह की गलत जानकारी नामांकन पत्र खारिज होने की वजह बन सकता है। 2012 में मणिपुर के मोइरिंग विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ एनसीपी उम्मीदवार पृथ्वीराज सिंह की जीत को हाईकोर्ट ने शून्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। निर्वाचित उम्मीदवार पृथ्वीराज ने नामांकन पत्र में खुद को MBA बताया था, जो गलत पाया गया। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए 10 जजों के नामों को मंजूरी दे दी है। अंतिम मुहर के लिए फाइल को राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। पीटीआई के मुताबिक कानून मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 8 अन्य वकीलों के नामों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास विचार के लिए भेजा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर भी कई मौकों पर जजों की कमी का मुद्दा उठाते रहे हैं।
ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी बुखार इंसेफेलाइटिस से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 3 और बच्चों ने इस बुखार से दम तोड़ दिया। इंसेफेलाइटिस की चपेट में आए बच्चों में से अब तक 80 बच्चों की मौत हो चुकी है। मलकानगिरी के अलावा आसपास के जिलों में भी अब ये बीमारी पैर पसार रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो इस पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। विशेषज्ञों की एक समिति कल फिर मलकानगिरी का दौरा करेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हालात की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को इलाके का दौरा करेंगे। प्रशासन का कहना है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पीड़ित इलाकों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा है कि साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला कठिन था। उन्होंने कहा कि यह फैसला सोच समझ कर लिया गया। रतन टाटा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिस्त्री ने डोकोमो को लेकर टाटा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डोकोमो विवाद में सभी फैसले बोर्ड की सहमति से लिए गए और रतन टाटा को भी इनकी जानकारी थी। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। टाटा टेलीसर्विसेज और जापानी कंपनी डोकोमो का विवाद अदालत में है। डोकोमो ने 2009 में टाटा की कंपनी में 26.5% हिस्सेदारी करीब 13,000 करोड़ में खरीदी थी। तब यह सहमति बनी थी कि अगर 5 साल में डोकोमो बाहर निकलेगा तो उसे 50% रकम लौटा दी जाएगी। 2014 में डोकोमो इससे बाहर हो गया और अब वो करीब 7,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। सरकारी बैंकों के कई बड़े ग्राहक जानबूझकर कर्ज लौटाने से कतरा रहे हैं। ऐसे ग्राहकों की बढ़ती तादाद बैंकों के लिए परेशानी का सबब है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करने पर सवाल पूछा है। कर्ज में बड़ी रकम फंसने से बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऐतराज के बाद सार्वजनिक बैंक जानबूझकर कर्ज नहीं देने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। इसके लिए रिजर्व बैंक पहले ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं चुकाने वालों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है। हालांकि रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कर्जदारों के नाम सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है। केंद्रीय बैंक की दलील है कि नाम सार्वजनिक होने से कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। Project appraisal has to be happening on a very regular basis so that you keep understand the kind of risk that is going to be built up over a period of time in the project. दिसंबर 2015 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 3 साल में जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों की तादाद 5,554 से बढ़कर 7,686 हो गई। इसी दौरान बैंकों का कर्ज 27,749 करोड़ से बढ़कर 66,190 करोड़ हो गया। सिर्फ 57 कर्जदारों पर बैंकों का करीब 85,000 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई का है। They constitute about 85% of these NPAs, which is a very very high figure. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आम आदमी है जो रोजमर्रा के लिए जो लोन लेता है उसका सिर्फ 15 से 16% का जो एनपीए हो रहा है, बट आपके जो बड़े बड़े जो बोरोवर्स हैं उनका 84-85% हो रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लौटाए जा रहे कर्ज पर चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार को दिल्ली सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए रोड मैप तैयार करने को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक में ऑड इवन जैसे तरीकों पर काम करने और एंटी पॉल्यूशन ड्राइव चलाए जाने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों से धूल हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनिंग के इस्तेमाल का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही निर्माणाधीन इमारतों की खास निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। प्रदूषण के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के मुताबिक आज सुबह आनंद विहार इलाके में प्रदूषण के कारण पार्टिकुलेट मैटर 10 की तादाद 1,376 दर्ज की गई, जबकि इसी इलाके में PM60 की मात्रा 849 थी। ये दोनों ही सुरक्षित मानकों से कई गुना ज्यादा हैं। इसी तरह पंजाबी बाग इलाके की बात करें तो यहाँ PM10 की मात्रा 890 और PM2.5 की मात्रा 732 दर्ज की गई। दिल्ली की आबोहवा दीपावली से पहले ही बिगड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन आतिशबाजी के धुएं ने राजधानी को धुंध की चादर में लपेट दिया।
प्रदूषण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी 5 नवंबर को दिल्ली समेत 5 राज्यों की बैठक बुलाई है। दिल्ली के शाहदरा इलाके की एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। इस दुर्घटना में 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों को नजदीक के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आग मोहन पार्क इलाके में स्थित एक 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में लगी थी, जो देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को लगाया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नेपाल के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रवाना होंगे। पिछले 18 साल में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का दौरा हो रहा है नेपाल का। इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन 1998 में नेपाल गए थे। इस यात्रा के दौरान प्रणब मुखर्जी नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात करेंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच औपचारिक बैठक भी होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में भोज देंगे। 3 दिवसीय यात्रा में प्रणब मुखर्जी पशुपतिनाथ मंदिर और राम जानकी मंदिर भी जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यात्रा को राजनीतिक और कामकाजी स्तर पर नेपाल के साथ भारत के रिश्तों के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल में पिछले साल ही नया संविधान लागू हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले एबीसी न्यूज के ओपिनियन पोल में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से ज्यादा समर्थन मिला है। सर्वे के बाद सामने आए नतीजों ने हिलेरी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वहीं ट्रंप ने इस पर खुशी का इजहार किया है। अमेरिका में मंगलवार को चुनाव से पहले हुए एक ओपिनियन पोल में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। एबीसी न्यूज के एक सर्वेक्षण के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से 1% ज्यादा समर्थन हासिल किया है। इसमें जहां हिलेरी को 45% लोगों का समर्थन मिला, तो वहीं 46% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा जताया है। This is a message for any Democratic voter who have already cast their ballots for Hillary Clinton and who are having a bad case of buyer's remorse. In other words, you want to change your vote. हालांकि 2 हफ्ते पहले हिलेरी ने ट्रंप पर 8 अंकों की बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन ताजा सर्वे ने न केवल इस फैसले को कम किया है, बल्कि हिलेरी के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। 1 week from today, we will be choosing our next president and commander-in-chief of the United States. I don't think the choice could be any clearer. कहा जा रहा है कि गुप्त ईमेल सर्वर मामले के बाद छिड़े विवाद के चलते हिलेरी ट्रंप से पिछड़ी हैं। अमेरिका में 8 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में महज कुछ दिन पहले हुए उलटफेर से मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोसुल में सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मंगलवार को सेना मोसुल के बाहरी इलाकों में दाखिल हो गई। सेना ने सरकारी टीवी इमारत पर कब्जा कर लिया और दावा किया है कि वो जल्द ही शहर को आईएस के कब्जे से छुड़ा लेगी। मोसुल आईएस आतंकियों का आखिरी और काफी अहम गढ़ है, जिस पर उसने 2014 में कब्जा कर लिया था। ليس لهم مفر ما عليهم إلا الاستسلام أما يموتون أو يستسلمون। 2 साल बाद मोसुल में इराक की सेना घुसी तो प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी ने कुछ इस तरह आतंकियों को चेतावनी दी। आबदी ने साफ कर दिया कि आईएस के लड़ाकों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। نحاول نغلق على داعش من كل مكان وإن شاء الله نقطع رأس الأفعى. أنا يعني أنبئ جميع المواطنين في نينوى وفي الموصل بالذات أنه سنقطع رأس داعش. هؤلاء الأبطال سيقطعون رأس داعش. 17 अक्टूबर से मोसुल को दोबारा हासिल करने के अभियान में जुटी सेना को मंगलवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना ने कुकजाली में सरकारी टीवी की इमारत पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। دخلت إلى محطة تلفزيون الموصل ومحطة تلفزيون الموصل تعني الكثير يعني مدينة الموصل وهذه بشرى إلى أهالي الموصل بأنه بدأت عملية تحرير الفعلية لمدينة الموصل.
मोसल पर जून 2014 में आईएस ने कब्जा कर लिया था। सेना का कहना है कि मोसल में 3 से लेकर 5,000 तक आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें खदेड़ने के लिए 50,000 से ज्यादा इराकी सैनिक, कुर्द लड़ाके, सुन्नी अरब कबीलाई लड़ाके और शिया हथियारबंद लड़ाके शामिल हैं। सेना का कहना है कि ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है, क्योंकि शहर में अभी भी 15 लाख नागरिक हैं जिन्हें आतंकी ढाल बना सकते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि आईएस कई आम नागरिकों का खून बहा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात खेल की दुनिया की करते हैं। न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड की मेजबानी करेगी। 9 नवंबर से भारत इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज टीम का ऐलान होगा। मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति की आज बैठक होनी है, जिसमें संभावित खिलाड़ियों के नाम पर विचार किया जाएगा। इस सीरीज में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को टीम में खेलने का मौका मिल सकता है। वहीं चयनकर्ता एक बार फिर गौतम गंभीर पर भरोसा जता सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में खेले गए पहले टेस्ट में बल्लेबाज केएल राहुल चोटिल हो गए थे और उनकी जगह गौतम गंभीर को टीम में लिया गया था। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच राजकोट में 9 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि बाकी के टेस्ट विशाखापट्टनम, मोहाली, मुंबई और चेन्नई में होंगे। इंग्लैंड की टीम इससे पहले 2012 में भारत दौरे पर आई थी, तब इंग्लैंड ने सीरीज पर कब्जा जमाया था। भारतीय सिनेमा की नींव को मजबूती और एक अनोखी पहचान देने वाले मशहूर अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहराब मोदी जी की आज जयंती है। सोहराब मोदी ने अपने करियर की शुरुआत पारसी थिएटर से की थी और जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो संवाद अदायगी में पारसी थिएटर की स्टाइल लेकर आए। इस चलन के तहत संवाद भावनाओं की चाशनी में डूबे, मेलोड्रामेटिक और ओवर द टॉप हुआ करते थे। सोहराब मोदी की शुरुआती फिल्में जैसे खून का खून और सैदे हवस शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित थीं। बाद में उन्होंने ऐतिहासिक चरित्रों पर आधारित फिल्में जैसे पुकार, सिकंदर और पृथ्वी बल्लभ बनाई। 1953 में उन्होंने भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी बनाई। 1954 में उनकी फिल्म मिर्जा गालिब आई। मिर्जा गालिब को उस साल की बेहतरीन फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1982 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 28 जनवरी 1984 को उनका निधन हुआ। और आखिर में हेडलाइंस। पाकिस्तानी उच्चायोग के 16 कर्मचारी जासूसी में शामिल। पकड़े गए कर्मचारी महमूद अख्तर का खुलासा, सेना और बीएसएफ की तैनाती की जुटा रहे थे जानकारी। कश्मीर में स्कूलों के बाद अब अधिकारियों पर निशाना। शोपियां में जिला शिक्षा अधिकारी की घर आग। फायरिंग के चलते 5 सीमावर्ती इलाकों में 400 से ज्यादा स्कूल बंद। भारत में आईएस के खतरे से सचेत रहें अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। धार्मिक स्थलों, बाजारों और उत्सव वाली जगहों से दूर रहने की सलाह। उम्मीदवारों की शिक्षा जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है नामांकन। और मोसल में 2 साल बाद दाखिल हुई इराकी सेना। कुकजाली में सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जा। इराक के प्रधानमंत्री अबादी की आईएस आतंकियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी। और फिलहाल 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।